हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग अप्लाइड मैथ्स क्लास 12 सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर का आंसर डिस्कस करेंगे। पेपर मतलब अच्छा था, कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी लगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छे डिफिकल्ट थे, मतलब और एक दो आउट ऑफ सिलेबस भी लगे। तो लेट्स सी, लेट अस डिस्कस। पहला, फॉर रियल एक्स हम लोग को इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 टू ज़ा 6 माइनस 10 विल बी लेस देन 6x माइनस 12। 6x के उधर चल जाएगा तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, 12 इधर आएगा प्लस 2, 8 हो जाएगा, तो 4 लेस देन x। तो हमारा सी आंसर हो गया। ऑल द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स 3 इंटू 2, मतलब हर एक 6 एलिमेंट हो गए और हर एक में दो दो ऑप्शन है, तो 2 टू द पावर 6, 64 हमारा आंसर हो गया। ए बी इक्वल्स टू ए और बी ए इक्वल्स टू बी, कहीं पे भी क्वेश्चन में बोला नहीं है कि ये एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो हम आई को कंसिडर नहीं कर सकते। स्टूडेंट का ये डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। सो इधर फिलहाल बी ए इक्वल्स टू ए, तो मैं ए के जगह बी ए इक्वल्स टू बी दिया, मैं ए के जगह पे ए बी पुट कर दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, बी ब्रैकेट में ए बी इक्वल्स टू बी। मैं इस ब्रैकेट को इधर से निकाल के इधर ट्रांसफर कर सकता हूं, और बी ए का वैल्यू जो है वो बी है, तो बी बी इक्वल्स टू बी, मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी, तो बी स्क्वायर प्लस बी मतलब बी प्लस बी मतलब 2b, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैट्रिक्स का आंसर 0 आ रहा है डिटर्मिनेंट का, तुम सॉल्व करके चेक कर सकते हो। जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसका जनरल सोल्यूशन में क्या आएगा, यहाँ पे इसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा, फिर ऊपर नीचे करेंगे तो आएगा 1/x dx इज इक्वल्स टू 1/y log y dy, दोनों में इंटीग्रेशन डाल देंगे। अब अगर मैं log y को t ले लू, t इक्वल्स टू log y, तो dt विल बी dt बाई y, सॉरी dx बाई y, सॉरी dy बाई y, dy बाई y dt हो गया, तो ये हो गया 1/x dx इज इक्वल्स टू 1/t dt। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा log x इक्वल्स टू log t प्लस log c। मैं यहाँ पे log c ले सकता हूँ, दूसरे साइड ले सकता हूँ, जनरली ये लोग x के साइड लेता है, तो मैं log c यहाँ ले लेता हूँ, तो t इक्वल्स टू xc, t क्या था log y इक्वल्स टू xc, तो y इक्वल्स टू e टू द पावर xc ऑब्वियसली इन मॉड्यूलस, तो हमारा b आंसर हो जाएगा। ये भी ठीक ही क्वेश्चन था। इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा log 2x प्लस 1 और 1/2 बाहर आ जाएगा, और इस पूरे को हम लोग 40 और 0 के ब्रैकेट में डाल देंगे। 1/2 बाहर रहेगा, जब 40 पुट करेंगे तो 81 आएगा log 81, और जब 0 पुट करेंगे तो log 1 आएगा जो कि 0 होता है, तो 1/2 log 81, 2 बेसिकली स्क्वायर रूट है, ऊपर चला जाएगा तो log 9 हो जाएगा। log 9 इक्वल्स टू log k, तो k का वैल्यू क्या हुआ 9। यहाँ पे पहले dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dt विच इज 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx बाई dt विच इज 2t, ये कट जाएगा, सॉरी 3 और 2 एज इट इज रहेगा, t और t कट जाएगा तो बचेगा 3/2t, और d2y बाई dx स्क्वायर विल बी 3/2 इंटू dt बाई dx, dt बाई dx क्या है 2t, मतलब 1/2t, तो बेसिकली 3/4t हो जाएगा हमारा आंसर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल्स टू 2πr, आर का वैल्यू 6 दिया है तो 12 पाई आंसर हो जाएगा। द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल द वेरिएंस इज, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये रूट होता तब एच डी होता। इफ m इज द मीन ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस भी m ही होगा, पॉइजन का मीन और वेरिएंस सेम होता है। टोटल एरिया अंडर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के अंदर के टोटल एरिया को टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। फॉर द पर्पस ऑफ टी टेस्ट सिग्निफिकेंस, रैंडम सैंपल साइज अगर 34 है नॉर्मल पॉपुलेशन का, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 33 n-1। रेंज ऑफ वेरिएबल फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी का तो कोई भी वैल्यू आ सकता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कोई ऐसा रेंज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। The present value of a perpetuity of R payable at the end of each period when money is I worth period, perpetuity जब end of the period में पे करते हैं तो R by I होता है। फ्लैट रेट मेथड में EMI का फॉर्मूला क्या है, EMI इक्वल्स टू फ्लैट रेट में फॉर्मूला है P प्लस PNI होल डिवाइडेड बाई N। यहाँ पे N 2.5 ईयर्स के लिए 30 हो जाएगा, और I यहाँ पे हो जाएगा 8/1200। इसको जब हम लोग पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 800 आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 800। इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 becomes 60,000 फॉर 4 years, तो 60,000 by 10,000 which is 6 to the power 1/4 minus 1 whole into 100,
तो बेसिकली ये आंसर हुआ जो कि इस एग्जैक्ट फॉर्मेट में गिवन है। मशीन कॉस्ट ₹45,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years, स्क्रैप वैल्यू 10,000, 45,000 माइनस 10,000 35,000, और 35,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7,000 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन z इक्वल्स टू दिस। इसका कंस्ट्रेंट्स इजी है इसलिए हम फटाफट रफ में बना लेते हैं। x इक्वल्स टू 3 यहां आएगा, y इक्वल्स टू 2 यहां आएगा, ये 2 ये 3, तो इसका वैल्यू 2,3, ये 0,0, ये 0,2 और ये 3,0। अब ये एरिया है हमारा, सब कुछ लेस देन है, तो इसके हिसाब से जब हम पुट करेंगे तो 0,2 पुट करेंगे तो 10 आएगा, 0,0 पुट करेंगे तो z का वैल्यू 0 आएगा, 3,0 पुट करेंगे तो 7 3 21 आएगा, और जब हम लोग इसको 2,3 तो 7 2 14 प्लस 5 3 15, 15 प्लस 14 कितना हुआ, वो हुआ 29, तो आंसर तुम्हारा 29 हो जाएगा। तो ये हम लोग का, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, 3,2 होगा, हाँ सॉरी 3,2 होगा, 3,2 माई मिस्टेक। तो ये 31 प्लस 5 2 10, तो सॉरी 21 प्लस 10 दैट इज 31, तो हमारा आंसर 31 आ जाएगा। ये असर्शन रीजनिंग आउट ऑफ सिलेबस है, वैसे आंसर राइट है, ये इसका करेक्ट रीजन भी है, बट ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये हम लोग के अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में नहीं है। वैसे तो आंसर ए है, लेकिन इस पे +1 फ्री मार्क्स मिलना चाहिए। इन सिंकिंग फंड अ फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स इज डिपॉजिटेड, यस फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल्स पे आप डिपॉजिट करते हो। इन सेविंग अकाउंट एनी टाइम एनी मनी कैन बी डिपॉजिटेड, ट्रू, और ये इसका कोई करेक्ट रीजन तो है नहीं, तो पर दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स है, तो बी। अ मैन इन अ बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, कम्स वापस डाउनस्ट्रीम, नॉन स्टॉप, टोटल 3 घंटा लेता है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 3 है, तो मैन का स्पीड को अगर हम लोग x ले तो 12 घंटा डाउनस्ट्रीम प्लस, सॉरी 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम प्लस 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सॉरी x माइनस 3, और मिला के ये 3 घंटा लेता है, तो इसमें से अगर हम लोग 12 कॉमन ले ले तो x माइनस 3 प्लस x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3, ये कटेगा 4, तो यहाँ पे आएगा 2x दैट इज 8x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो 9 माइनस 1 तो x माइनस 9 और x प्लस 1, ये हमारा आइदर और बनेगा, x का वैल्यू या तो 9 होगा या तो -1 होगा, ऑब्वियसली -1 तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, क्रिस क्रॉस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 माइनस y dy इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा हम लोग का 1/x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस y डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल्स टू log x प्लस 1 डिवाइड प्लस log c। अगर तुम इसको इस तरफ ले आते हो, अगर ये y वाले को इस तरफ ले आते हो तो तुम्हारा आंसर में मतलब सब कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू log x प्लस 1 प्लस log 2 माइनस y प्लस log c, और फिर तुम इसको अपना थोड़ा क्लियर कर सकते हो, log को सारा सिंगल लेके log एलिमिनेट कर सकते हो, तो बेसिकली हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 2 माइनस y इंटू c इक्वल्स टू 1, क्योंकि log 1 0 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलो इसका पार्ट बी भी कर लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे तो आगे का लिखने में थोड़ा बेटर होगा। सो यहाँ पे हम लोग का पहला वाला जो दिया हुआ वो हम लोग को दिया हुआ एक्स क्यूब, तो x टू द पावर 4/4, और हम लोग इसको ब्रैकेट में डाल देंगे ba, तो 1/4 b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0, 4 चला जाएगा तो 4 एलिमिनेट हो गया, इसका मतलब b टू द पावर 4 इक्वल्स टू a टू द पावर 4। अगर किसी ने ये अटेम्प्ट किया, ऑब्वियसली ये करने का जरूरत तो नहीं था, पर अगर ये अटेम्प्ट किया तो फिर अगर उसने b इक्वल्स टू a लिख दिया तो रॉन्ग है, कोई भी इवन पावर होगा और तुम हटाओगे तो प्लस माइनस तुमको कंसिडर करना पड़ेगा, और ये वाले में आएगा 1/3 एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2/3 ba, तो ये हो जाएगा b क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू 2/3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आएगा b क्यूब माइनस a क्यूब। पहले तो तुम b को a कंसिडर करो, तो अगर तुम b को a कंसिडर करोगे, b का 2 वैल्यू है ना, तो या तो b a है, अगर b a है तो b क्यूब माइनस a क्यूब बेसिकली क्या है 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, 0 इक्वल्स टू 2, तो ये नॉट पॉसिबल है, तो तुमको b को माइनस a कंसिडर करना पड़ेगा, तो b अगर माइनस a है
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए का होल क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल्स टू 2। सो माइनस ए का होल क्यूब के हिसाब से माइनस ए क्यूब माइनस 2 ए क्यूब इक्वल्स टू 2। 2 कट जाएगा तो ए क्यूब इक्वल्स टू -1, ए इक्वल्स टू -1, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो बी का वैल्यू 1 हो जाएगा और ए का वैल्यू -1 हो जाएगा। बहुत लोग इसको ओरली सोच लेते हैं कि अरे ये नेगेटिव कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, कुछ भी पॉसिबल है। फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन m है, इसका मतलब लैम्डा इक्वल्स टू 1। हम लोग को पी आर इक्वल्स टू 1 निकालना है। फॉर्मूला है e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर r बाई आर फैक्टोरियल। तो इफेक्टिवली 1/e हमारा आंसर हो जाएगा। पर्सनली मैं तो फर्स्ट वाला ही करता, लेकिन सेकंड वाला भी कोई खराब नहीं है। मीन ये हम लोग का n का वैल्यू होता है और ये p का वैल्यू होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है np, तो np हो जाएगा 4 इंटू 1/3 विच इज 4/3, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ओवर npq विच इज 4 इंटू 1/3, क्यू का वैल्यू 2/3। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 2/3 √2 आएगा। ये आंसर छोड़ सकते हैं क्योंकि 1/e भी छोड़ा है, तो √2 में आंसर छोड़ सकता है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मूविंग एवरेज हम लोग का यहाँ पे मूविंग एवरेज 3 है। पहले टोटल निकालेंगे और फिर एवरेज निकालेंगे। सो मैंने यहाँ पे पहले से कैलकुलेट कर लिया। टोटल इसका आएगा 15, 22, 29, 36, 41 और 45, और इनका एवरेजेस आएगा 5/3 करना है तुमको तो 7.33, 9.67, 12, 13.67 और 15, ये दो डैशेस में रह जाएगा। बहुत ही सिंपल सम है, कोई इश्यू आना नहीं चाहिए। अ मैन टेक्स अ पर्सनल लोन ऑफ 2 लाख एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% कंपाउंडेड मंथली। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इसको सॉल्व करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है EMI इक्वल्स टू जो भी आपका लोन अमाउंट है दैट इज 2 लाख, ब्रैकेट में हम लोग का फॉर्म इंटू आई, सॉरी 2 लाख इंटू आई हमारा आएगा मंथली के हिसाब से। वैसे तो देखो हम लोग को पता है यही आई होता है, तो बेसिकली 0.0125, पर तुम आई का कैलकुलेशन और आर का एन का कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाना चाहिए, शो करना चाहिए। तो 15/4 इंटू मतलब 15/1200 कर लेंगे तो आ जाएगा, तो वो कोई इशू नहीं है। और ये आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू द पावर -n, जो कि 0.55 है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹5555.56, मतलब 555 चल रहा था तो 0.56 रुपीज। अप्लाइंग एडिशन मॉड्यूल, इससे बढ़िया कोई सम मतलब मेरे को लगता है क्या ही देगा। 17 + 13 mod 30 विच इज 30 mod 30 विच इफेक्टिवली 0, क्योंकि रिमाइंडर कुछ आएगा ही नहीं। वैसे ही 11 - 3 mod 8 विच इज 8 mod 8 विच इज 0, मतलब इसमें अब क्या ही मिस्टेक करेंगे। तुमने 30 mod 31 लिख दिया, ऐसा कुछ कर दिया तो एक अलग बात है। A + B + C कैन टुगेदर फिल द टैंक इन 8 आवर्स। देखो क्वेश्चन में आगे बोला है B और A + C का एक साथ, कहीं पे भी A और C को सेपरेट नहीं किया, तो मैं B X आवर्स में फिल कर पाता है और A और C मिला के Y आवर्स में फिल कर पाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार 1/x + 1/y इक्वल्स टू 1/8। उसके बाद बोला है ये लोग तीनों मिलके 2 घंटा काम करते हैं, तो इनका 2 आवर वर्क बेसिकली कितना हो गया 2 इंटू 1/8 विच इज 1/4, इतना वर्क हो चुका है। तो वर्क लेफ्ट विल बी 1 - 1/4 विच इज 3/4। ये काम कौन करेगा, ये काम ए और सी मिलके करेंगे। तो बेसिकली 3/4 काम करना है, किसको करना है, ए और सी मिलके करना है, मतलब 1/y, और ये कितने देर में करना है, 9 घंटे में करना है। इसको मैंने सॉर्ट आउट किया तो मेरा जो y है उसका वैल्यू आया 12, y का 12 को मैंने इसमें पुट किया तो मेरा x का जो वैल्यू है वो आया 24। तो बेसिकली B अकेला 24 घंटे में फिल कर सकता है और A और C मिलके अगर करेंगे तो बेसिकली 12 घंटा में फिल होगा, पर वो पूछा नहीं हमसे। क्रेमर्स रूल में सबसे पहले D निकालते हैं। D में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 2 3 1 -3 2 1 और 5 -4 -2। इसको सॉल्व किया तो -1 आया। फिर हम लोग यहाँ पे dx करते हैं, फर्स्ट वाले कॉलम को हटाते और उसको वो लास्ट -5 इसको सॉल्व करते हैं, इसका भी वैल्यू 1 आया तो d का वैल्यू -1 आया, dx का वैल्यू भी -1 आया। फिर हम लोग इसमें y पुट करते हैं तो y में हम लोग इसको वापस अपना रिस्टोर करते हैं 1 और इसको हटाते हैं। इसको हटाने से हमारा आया -3, सॉरी इसको हटा के हम लोग लिखते हैं
11 -5 और -3, तो उसको लगा के मेरा dy का वैल्यू आया -2 और वैसे ही dz का वैल्यू आया -3। dz में सिंपली इनको रिस्टोर कर देते, दैट इज 3 2 1, और इसको हटा के हम चेंज कर देते 11 -5 और -3, तो -3 है, तो बेसिकली x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मजा ही आ गया। अगर इन दोनों में से बात करें तो मैं तो ऑब्वियसली यही चुनता, ये इजियर है, बट अगर किसी को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं आता तो ये भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डुएबल सिनेरियो है। सो हम लोगों को क्या करना है, फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। तो पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या होता है, 4x³ माइनस 4x, तो अगर तुम 4x कॉमन ले लोगे तो x² -1, तो 4x के हिसाब से यहाँ पे x + 1 x - 1। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पे नंबर वेवी कर्व बनाएंगे, तो यहाँ पे -1 0 1, पॉजिटिव नेगेटिव। फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए बेसिकली इंक्रीजिंग वाले पार्ट के लिए पॉजिटिव वाला फंक्शन हम लोग को काउंट करना है। तो पॉजिटिव वाले फंक्शन के अनुसार हम बोल सकते हैं -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग वाले फंक्शन के लिए हम लोग बोल सकते हैं -∞ से -1 यूनियन 0 से 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब मजा ही आ गया। सेकेंड वाला थोड़ा सा लंबा है, मतलब अगर किसी को नहीं स्ट्राइक करे पहले तो इट जस्ट माइट टेक अ बिट ऑफ टाइम। सो इसमें हम लोग क्या करना है, हम लोग को लेना है लेट t इक्वल्स टू 18 - 4x - x², तो dt बाई dx विल बी -4 - 2x। अगर तुम माइनस कॉमन ले लो, -dt इक्वल्स टू 2x + 4 dx। अब तुम यहाँ पे नोटिस करोगे 2x + 1 है, तो मैं इसको 2x + 4 - 3 लिख सकता हूं, और फिर स्प्लिट कर दूंगा दोनों पार्ट्स में। बेसिकली एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, तो जब मैं इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करूंगा तो मेरा आएगा पहला वाला का इंटीग्रेशन 2x + 4 dx बाई 18 - 4x - x² -3, और यहां पे आएगा 1/18 - 4x - x² dx। ये वाले पार्ट को अगर मैं dt वाले पार्ट से रिप्लेस करूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये गायब हो जाएगा और ये आ जाएगा -1/t dt, और ये वाले पार्ट को मेरे को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैं अलग से दिखा दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग उसको वहां पुट कर देंगे। हम लोग को करना क्या है, 18 - 4x - x²। अगर तुम इसका माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे सारा टर्म्स हो जाएगा x² + 4x - 18, तो ये हो जाएगा हमारा x² + 4x - 18, तो x² + 4x +4 -4 -4 तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर -22। तो इसके जगह पे मैं पुट कर सकता हूं x + 2 का होल स्क्वायर -22, ये हो गया 1/x² - a²। 1/x² - a² का फॉर्मूला होता है 1/2a, मतलब अच्छा यहाँ पे √22 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो सो बेसिकली ये √22 का होल स्क्वायर है। सो ये हो गया 1/2a, मतलब 2√22 log x - a बाई x प्लस a। इससे ज्यादा इसका कुछ कर नहीं सकते, और ये 1/t विच इज माइनस log t, और t क्या था 18 - 4x - x², और एक प्लस c तो ऑब्वियसली आएगा ही। तो मेरे को पर्सनली ऊपर वाला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मच इजियर लगा, बट अगर किसी को वो नहीं आता है तो फिर यही करना पड़ेगा। ये भी डुएबल है, पर उससे तो मतलब यही इजी है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला इजी था। अ सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड। हम लोग को बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्ट करना है। क्वेश्चन में बोला है कैन यू कंसीडर द एडवर्टाइजिंग कैंपेन इफेक्टिव। इसका मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में वो लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो म्यू है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में वो हम लोग चाहते हैं कि म्यू ग्रेटर देन 140 आया हो ऑब्वियसली, लेकिन ऑटोमेटिकली नल हाइपोथेसिस में क्या हो जाएगा, म्यू लेस देन इक्वल टू 140। फिर हमने टी कैलकुलेट किया, टी क्या होता है, टी होता है x बार विच इज 147, x बार इज 147 माइनस 140 म्यू डिवाइडेड बाय s सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 16 इनटू √n विच इज √26। इसको पूरा सॉल्व करके मेरा जो आंसर आया
एक सेकंड, इसको जो पूरा सॉल्व करके मेरा आंसर है 2.83। 2.83, यस, यहाँ पे रूट एन यूज करना है, रूट एन माइनस वन नहीं यूज करना है। तो मेरा आंसर है 2.83, क्योंकि ये 2.83 ग्रेटर देन 2.06 है, तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड यस एडवर्टाइजिंग कैंपेन इफेक्टिव है। अच्छा, जस्ट इन केस कोई 26 माइनस वन भी यूज करता है, आंसर सेम आता है, लेकिन आई डोंट थिंक उसमें मार्क्स मिलेगा। A company XYZ Limited has issued a bond having a face value of इतना, paying annual dividend 8.5%, redeemed at par। So basically हम लोग का जो फॉर्मूला है बॉन्ड का वो है कूपन रेट। तो कूपन क्या है, 8.5% एनुअली इंटू 10,000, तो 850 आता है। तो हमारा जो बॉन्ड का परचेज वैल्यू है वो होगा 850 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन, जो कि ये हो जाएगा 0.46319349। क्या हम इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं? लॉजिकली तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत राउंड ऑफ एरर आएगा, ज्यादा नहीं, कुछ डेसिमल्स का आंसर में गड़बड़ आएगा, लेकिन अगर उसको राउंड ऑफ करके देना होता तो वो करके देता। तो आई बिलीव तुमको ये सॉल्व करना ही चाहिए। डिवाइडेड बाय आई इज 0.08 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू विच इज 10,000, क्योंकि एट पार रिडेम्पशन हो रहा है, इंटू 0.46319349। इसको सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली 8 डेसिमल में। वंस यू हैव सॉल्व्ड इट तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आएगा 10065.50 रुपीज। ऑब्वियसली रुपया पैसा हमेशा राउंड ऑफ होता है, तो लास्ट स्टेप तक ला के तुम इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, उससे पहले आई डू नॉट एडवाइस कि तुमको इसको राउंड ऑफ करना चाहिए। सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली, हम लोग को पूरा ये बना के दिया, हम लोग खाली इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो अगर इस वाले लाइन के हिसाब से सोचे x और y, तो जब x 0 है तो y का वैल्यू 1000 है, और जब y 0 है तो x का वैल्यू 2000 है। अब जब सेकंड वाले लाइन के हिसाब से सोचेंगे तो दोनों 1500 है, तो मैंने इसको पहले ही प्लॉट कर लिया है। हमने इसको इस तरीके से प्लॉट किया, ये सेकंड वाला लाइन है, ये फर्स्ट वाला लाइन है, और ये थर्ड वाला लेस देन इक्वल टू 6000। तो ये हमारा फीजिबल रीजन है। इसके 1 2 3 4 5 कॉर्नर पॉइंट्स है। सब कॉर्नर पॉइंट्स में जब मैंने z का वैल्यू डाला, ऑब्वियसली तुमको अलग से टेबल बना के करना है, मैंने जस्ट अपने हिसाब से स्पीडीली डाल दिया। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मैक्सिमाइज करना है। तो हमने नोटिस किया सबसे ज्यादा वैल्यू यहां आया, तो हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, या मैक्सिमम, हाँ z, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 5400 एट x इक्वल्स टू 800 एंड y इक्वल्स टू 600। ऑब्वियसली कुछ बेसिक डिटेल, ओरिजिन होना चाहिए, स्केल लिखना होता है, y, तो ये सब डिटेल्स लिखना होता है। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, ये तो मतलब 5 नंबर में क्यों दिया मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया, पर मतलब तुम लोग के लिए तो बढ़िया ही है। इसका एलसीएम लिया 12 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 2 6x माइनस, सॉरी ये तो एज इट इज रहेगा 2x माइनस 1 माइनस यहाँ पे इंटू 4 हो जाएगा, तो 4x प्लस 44 लेस देन 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। 4 से कटेगा 3 टाइम्स, क्रॉस कर देंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 9x प्लस 3, और इधर अगर सॉल्व करें तो आएगा माइनस 2x प्लस 43। 3 को अगर लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा, 2 को उधर भेजेंगे 11x हो जाएगा। तो बेसिकली x इज ग्रेटर देन 40/11, तो x इज इक्वल्स टू 40/11 कॉमा इंफिनिटी, इक्वल टू नहीं है सॉरी, तो 40/11 कॉमा इंफिनिटी। मतलब इससे बढ़िया और क्या ही देगा। 40/11 को अगर करने बोलेगा तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर ले, मतलब अगर मिक्स फ्रैक्शन में भी कर लो तो बढ़िया ही रहता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, पर बेटर सेफ देन सॉरी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 37/11 कॉमा इंफिनिटी। मतलब ये नहीं भी करने से चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बढ़िया ही था। P0 को अगर हम लोग यहाँ पे 19 डाले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस एक्स प्लस 3 x माइनस 2, तो x का 2 वैल्यूज आता है, एक तो माइनस 3 जो कि ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल है, तो x का वैल्यू 2 आता है। तो हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस है CS इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 2 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 19 इंटू 2 विच इज 38। यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो 25x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 38। इधर हम लोग 0 से 2 पुट कर देंगे, 2 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 50 माइनस 2 स्क्वायर 4 बाई 2 2, और ये 8 बाई 3, 0 तो पुट करने से सारा 0 ही हो रहा है, माइनस 38। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 22/3। तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो गया। इसके कंपैरेटिवली सेकंड वाला थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट लगा, मतलब मेरे को अगर चूज करने बोलता तो मैं तो कंज्यूमर सरप्लस ही चूज करता, मेरे को वो ही बेटर आइडिया लगा।
बट अगर किसी को वो नहीं याद है, फॉर्मूला भूल गया, तो वैसे सिचुएशन में दूसरा वाला भी किया जा सकता है। यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, dx को एज इट इज रहने, मतलब dx को क्रॉस कर देंगे, y इधर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/y dy इज इक्वल्स टू 2x/x -1 dx इंटीग्रेशन। अगर मैं इस 2 को बाहर छोड़ दूं और x -1 को मैं x -1 + 1 लिख दूं और स्प्लिट कर दूं, तो 1/y dy इज इक्वल्स टू 2 dx प्लस 2 1/x + 1 dx। अब लॉग मतलब सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 log x + 1 प्लस c। क्वेश्चन में बोला है x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। यहाँ पे आएगा log 1 जो कि 0 होता है, यहाँ पे 2 × 2 4 आएगा, तो 0 इक्वल्स टू 4 प्लस यहाँ पे अगर हम लोग x -1 है, सॉरी यहाँ पे x -1 है, तो x -1, x का वैल्यू 2 है, 2 - 1 1, वो भी 1 0, तो c का वैल्यू -4 आ गया, तो पूरा इक्वेशन एज इट इज रहेगा, खाली यहाँ पे c का वैल्यू हटा के -4 डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लॉग को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो कर सकते हो e के पावर में ले जाके, पर कंपल्शन नहीं है। 2 cards are drawn at random 1 by 1 with replacement from a well shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability of distribution of number of aces। क्योंकि with replacement है मतलब बाइनोमियल है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, x क्या है, x इज नंबर ऑफ एसेस, तो यहाँ पे x का 0 1 2 वैल्यू हो सकता है, अलग अलग लिखना चाहिए, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ px। तो अगर x 0 है तो 0 के अनुसार हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 2c0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एसेस इज 1/13 टू द पावर 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एसेस विच इज 12/13 टू द पावर 2, तो 144/169 1, तो इंडिविजुअली दोनों का पावर जो है वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2c1 आ जाएगा, तो बेसिकली न्यूमरेटर में 2, न्यूमरेटर में इसका 2 और इसका 12 है, तो 24/169, और लास्ट वाले में हमारा क्या है, सिर्फ पावर चेंजेस होगा, ये 2c2 हो जाएगा, ये पावर 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से ये 1 हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा विच इज 1/169। दूसरा चीज हमसे मीन निकालने बोला है, मीन होता है n इंटू पी, एन क्या है 2, पी क्या है 1/13, तो 2/13 आ जाएगा, और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है npq विच इज 2 इंटू 1/13 इंटू 12/13 विच इज 24/169, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी ने मेहनत करके अगर वैसे पूरा px² फॉर्मूला लगा के कर दिया तो वो भी राइट है, बेवकूफ जरूर समझेगा टीचर, लेकिन मार्क्स पूरा देना पड़ेगा उसको। It is given that 2% of the screws manufactured by a company are defective. Use Poisson distribution to find probability। देखो पर्सनली स्पीकिंग अगर मैं ये दोनों पढ़ रहा हूँ, ये बाइनोमियल है, कैलकुलेशंस करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, ये पॉइजन है, कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन में ई का पावर नहीं दिया हुआ है, तो अगर ई का पावर नहीं दिया तो आंसर ई में छोड़ना है, तब तो ये बहुत ज्यादा ईजी है, मतलब 5 नंबर पूछा है, क्यों पूछा है मेरे को नहीं समझ में आया। लॉग टेबल अवेलेबल नहीं है बच्चा लोग के पास, तो कैसे करेगा 5 नंबर के लिए। सो ठीक है, बढ़िया ही है, 2/100 इंटू 100, तो लैम्डा 2 हो गया, तो पी एक्स इक्वल्स टू 0, वही एक्स डिफाइन करना, नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज, तो पी एक्स इक्वल्स टू 0 इज ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, तो इफेक्टिवली ये ई टू द पावर -2 आ जाएगा, और पी एक्स इक्वल्स टू 1, पी x equals to 1 is e to the power minus lambda into lambda to the power r divided by r factorial, तो ये हो जाएगा 2e to the power -2। मतलब इसको 5 नंबर में कैसे जस्टिफाई करेंगे पता नहीं, अगर किसी स्कूल में लॉग टेबल्स दिया है तब तो ये लंबा सम हो जाएगा, तब तो कंपैरेटिवली यही बढ़िया है। तो अगर किसी ने ए अटेम्प्ट किया है तो बेस्ट है, बी अटेम्प्ट किया तो मेरे हिसाब से तो आंसर ऐसे ही छूट जाना चाहिए, लेकिन जस्ट इन केस किसी स्कूल में बताया हो कि लॉग टेबल अवेलेबल है और बच्चा लोग ने यूज किया हो तो एक अलग बात है, नहीं तो बनता तो नहीं है, ये तो फिर बहुत ही मक्खन सम है। सबको बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन नंबर 35 डाल दिया। 35 बहुत ही घटिया सम है तुम्हारे लेवल के लिए, कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन में क्या बोला अच्छे से समझते हैं। मिस्टर आर्या वांट्स टू नो द अमाउंट ही शुड पे फॉर अ गोल्ड माइन एक्सपेक्टेड टू यील्ड एन एनुअल रिटर्न ऑफ 4 लाख फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो हर अगले 10 साल में उसको 4-4 लाख रुपया का कमाई होगा।
ये कमाई का उसका क्या पॉइंट है, वो बोल रहा है जो कि 10 साल बाद वर्थलेस हो जाएगा माइन, मेरे को कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलेगा। तो द अमाउंट ही शुड पे फॉर द माइन, उसका प्रेजेंट वैल्यू बताना। इफ ही वांट्स टू यील्ड 18% रेट एनुअल रेट ऑफ रिटर्न फॉर हिज इन्वेस्टमेंट एंड आल्सो सेट अप अ सिंकिंग फंड टू रिप्लेस द परचेज प्राइस अज्यूमिंग दैट द सिंकिंग फंड ही अर्न्स अ 10% एनुअल रिटर्न। तो बेसिकली बोल रहा है आप जो 4 लाख रुपया कमा रहे हैं वो 4 लाख का क्या होगा, ये 4 लाख दो हिस्सों में आपको बेनिफिट्स देना चाहिए। पहला, आपको ये 18% का एनुअल रिटर्न मिलना चाहिए और साथ ही साथ आपका सिंकिंग फंड को 10% का बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीज का फायदा अगर नहीं मिलेगा तो आपका कोई पॉइंट नहीं बनेगा गोल्ड माइन खरीदने का। तो वो बोल रहा है आप जो ये 4 लाख दे रहे हैं, आप जो ये 4 लाख पे कर रहे हैं, दिस इज पार्ट ऑफ टू थिंग्स। पहला, आप जो प्रिंसिपल पे कर रहे हैं उस पे आपको 18% का रिटर्न मिलना चाहिए, प्लस सिंकिंग फंड का आर निकलना चाहिए। आर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आई बाई 1 प्लस आई टू दी पावर एन माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला है, क्रॉस क्रॉस करके देख लो। तो अब जब तुम इसको यहां पे पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा p इंटू आई बाई 1 प्लस आई टू दी पावर n माइनस 1। ये मतलब इसमें सबसे बड़ा इश्यू क्या है, ये वाला पार्ट। ये तो हम लोग को भी आता था, आर हम भी निकाल सकते थे। प्रॉब्लम इज इसका क्या करना है, और p तो ऑलरेडी मिसिंग है तो आर भी हम कैसे ही निकालेंगे। किसी ने अगर इसको आर लिया तो वो गलती हो गया, क्योंकि सिंकिंग फंड में आप पैसा डालते हो, सिंकिंग फंड आपको पैसा नहीं देता है। सिंकिंग फंड लास्ट में पैसा देता है जिसको हम फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। तो सिंकिंग फंड में बेसिकली यही फ्यूचर वैल्यू है कि ये आपको फाइनल कितना रुपया देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने इसको पुट किया। आई का वैल्यू यहाँ पे 0.1 है और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला में वैल्यू है हमारे पास, हमने इसको सॉल्व किया तो उससे हमारा पी का वैल्यू आया 1647805.70 रुपीज। आई अग्री, इसको नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस होना चाहिए। अज्यूमिंग जो चेकर्स है उन लोगों को रियलाइज होगा और इसके लिए सबको +5 दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं देता है तो फिर इसका कुछ कर नहीं सकते। आई डाउट, बहुत रेयरली किसी ने इसको सॉल्व किया होगा, मतलब दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू बी सॉल्व। कोई बुक्स में ऐसा कोई वर्जन गिवन नहीं है। चलो मूविंग ऑन टू केस स्टडीज। केस स्टडीज में हम लोग को एक मैट्रिक्स बना के दिया है। ABC मेला फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, 2-3 स्कूल से। हैंडमेड फैंस बेचा, मैट्स बेचा, प्लेट्स बेचा रिसाइकल्ड मटेरियल से, और इंडिविजुअली तीनों का कॉस्ट है। कितना कितना आर्टिकल्स बेचा, हमसे सबसे बोला पहले प्राइस मैट्रिक्स बनाओ। अब यहाँ पे 2 इश्यू है। आप प्राइस मैट्रिक्स को कैसे भी बना सकते हो। आप प्राइस मैट्रिक्स को ऐसे भी बना सकते हो, आपका 25 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, या फिर आप प्राइस मैट्रिक्स को ऐसे भी बना सकते हो 25 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया। लेकिन अगर आपने पहला वाला पार्ट चुना है तो आपका जो सेल्स मैट्रिक्स है वो चेंज हो जाएगा। आपका जो सेल्स मैट्रिक्स है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, 25, 50, 10। आपका जो सेल्स मैट्रिक्स है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ही करते हैं 25, 50, 10। हम लोग का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, दिस इंटू दिस। तो लॉजिकली यहाँ पे हैंडमेड फैंस होने चाहिए, यहाँ पे मैट्स होने चाहिए, यहाँ पे प्लेट्स होने चाहिए, पर हमारा यहाँ पे ABC है तो हम लोग को इसको ट्रांसपोज करके लिखना पड़ेगा। तो अगर तुमने फर्स्ट वाला सिनेरियो चूज किया है पहले वाले में, तो इसके हिसाब से ये होगा 50, ये होगा 60, ये होगा 40, ये होगा 30, ये होगा 35, ये होगा 50, ये होगा 35, ये होगा 40 और ये होगा 25। लेकिन अगर तुमने सेकंड वाला सिनेरियो चूज किया है तो कोई इश्यू नहीं है, पर यहाँ पे लिखा उल्टा जाएगा, मतलब तुम्हारा यही एग्जैक्टली मैट्रिक्स हो जाएगा सेल्स का, कोई इश्यू नहीं है। पर तुमको यहां पे 25, 50 और 10 लिखना पड़ेगा, तभी तुम्हारा दिस इंटू दिस, मतलब ये हैंडमेड फैंस का कॉस्ट इंटू हैंडमेड्स, मैट का कॉस्ट इंटू मैट और प्लेट्स का कॉस्ट इंटू प्लेट, तभी ये वर्कआउट करेगा। तो तुमको ये ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी ये वैलिड होगा, उसके बिना ये वर्कआउट नहीं करेगा। तो नियम अनुसार दोनों का यहाँ पे रिजल्ट देना चाहिए, मार्क्स देना चाहिए। What is the matrix of fund collected by B? दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। वंस यू मल्टीप्लाई, तुम्हारा B का जो फंड्स है उसका वैल्यू आएगा ₹3000। जो B का फंड्स है उसका वैल्यू आएगा ₹3000। यहाँ पे टोटल ऑफ ए एंड सी बोले, कोई क्यों ही करेगा मतलब, पर ठीक है, तुमको तो ऐसे भी सारा मैट्रिक्स निकालना ही पड़ता है। तो A का आएगा 4650 और C का आएगा 3125। सो यस, स्टूडेंट का राइट हो गया, और इसका टोटल कर लेंगे तो 7775। तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। खाली अगर बी का निकाले तो 3000 एक ही में काम हो जाएगा, नहीं तो
टोटल मल्टीप्लीकेशन तो दोनों में करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं। When observed for a long time, time series data can predict the trends and forecast increase or decrease। ये तो खाली थ्योरी दिया हुआ है, हम लोग को बोला है टाइम सीरीज का वो डेटा डालो। तो सबसे पहले ये भी अच्छा ट्रिकी सम था इसमें थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ पे सबसे पहले x निकालते हैं तो हम इसको 0 लेंगे, ये -1 -2 -3 1 2 3। इसके बाद हम x स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे विच इज 9410149, इसका टोटल हो गया 28। इसके बाद हम एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे, एक्स वाई हमारा आ रहा है इंडिविजुअली, यहाँ पे आ रहा है -240, यहाँ पे आ रहा है -180, यहाँ पे आ रहा है -92, ये वाई हो गया ऑब्वियसली, यहाँ पे आ रहा है 0, यहाँ पे आ रहा है 94, 198 और 276, इसका टोटल किया तो आया हमारा 56। सबसे पहले ट्रेंड ऑफ द गिवन लाइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए का फॉर्मूला होता है हमारा सॉरी इसका टोटल 630, हाँ। सो ए का फॉर्मूला होता है समेशन y बाई एन विच इज 630 डिवाइडेड बाई 7, तो ए का वैल्यू है हमारा 90। और वैसे ही बी होता है समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर दैट इज 56 बाई 8, तो बी का वैल्यू 2 आया। तो ट्रेंड लाइन क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू 90 प्लस 2x, ठीक है। ऑब्टेन द एवरेज चेंज इन सेल्स, एवरेज चेंज इन सेल्स, किस चीज का एवरेज निकालना है, चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन सेल्स बेसिकली लॉजिकली सोचो, एवरेज चेंज इन सेल्स तो यही होता है, इसी को तो तुम जब सेल्स से मल्टीप्लाई करते हो फिर लाते हो तो आता है। तो एवरेज चेंज इन सेल्स तुम्हारा क्या हो गया 2, इसको डायरेक्टली कर सकते हो, ये बेसिकली बी होता है। और फाइंड द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल्स एंड ट्रेंड वैल्यूज, एक्चुअल सेल्स एंड ट्रेंड वैल्यूज और एक्सपेक्टेड सेल्स। पर्सनली स्पीकिंग मैं तो यही करता, ये करने का थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टमेंट है। जैसे इसमें क्या करना है, हम लोग को सम निकालना है किसका, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ट्रेंड वैल्यूज। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ट्रेंड वैल्यूज, तो पहले ट्रेंड वैल्यूज लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा तुम्हारा ट्रेंड वैल्यू 84, फिर 86, 88, 90, 92, 94, सॉरी यहाँ पे 86 आएगा, यहाँ पे 84 आएगा, नहीं सही तो कर रहे थे, सॉरी माय मिस्टेक, परफेक्टली राइट, 84, 86, 92, 94, 96। अब तुमको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस क्या होगा, एक्चुअल सेल्स माइनस ट्रेंड वैल्यूज, एक्चुअल सेल्स माइनस ट्रेंड वैल्यूज, तो इफेक्टिवली 80 माइनस 84 विच इज -4, 90 माइनस 86 विच इज 4, 92 माइनस 88 4, 83 माइनस 90 -7, 94 माइनस 92 विच वुड बी 2, और 99 माइनस 94 5, और 92 माइनस 96 -4, इनका टोटल करेंगे तो 0 आएगा। तो हेंस आंसर 0 है, कोई डिफरेंस नहीं है। पर्सनली स्पीकिंग क्यों इतना मेहनत करूंगा, इसका वैल्यू तो कितना इजी है। 2025 के लिए मेरा टी का वैल्यू क्या आएगा, टी का वैल्यू आएगा 4, तो मेरा एक्सपेक्टेड सेल्स विच इज वाई इज इक्वल्स टू 90 प्लस 2 इंटू 4 विच इज 98। डू रिमेंबर यहाँ पे 1000 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सेल्स इन 1000, तो 98,000। अगर किसी ने यहाँ पे 1000 नहीं डाला है तो सिर्फ 98 रुपीज लिख दिया तो उसका 1 मार्क्स काट लेगा। केस स्टडी, अ मैन हैज 15,000 रुपीज फॉर परचेजिंग राइस एंड व्हीट। अच्छा एलपीपी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन x बैग्स ऑफ राइस, y बैग्स ऑफ व्हीट, तो z इज इक्वल्स टू 100 रुपया बैग प्रॉफिट पे कमाता है तो 100x मतलब राइस पे, और 100 रुपया पर बैग, सॉरी 90 रुपया पर बैग तो 90y प्लस 90y ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। कंस्ट्रेंट रिलेटिंग टू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के अनुसार हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो होगा 1800x प्लस 1200y इज लेस देन इक्वल टू 15,000। अगर तीनों को 3 टोटल तो 15,000 रुपया उसके पास, तीनों को अगर हम लोग 600 से डिवाइड करें तो आएगा 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट हो गया, हमसे एक ही पूछा, यहाँ का काम हो गया। एक और कंस्ट्रेंट क्या है, उसके पास टोटल 10 बैग रखने का ही जगह है, इसका मतलब दूसरा कंस्ट्रेंट है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, और ऑब्वियसली x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो कंस्ट्रेंट हमेशा रहेगा ही, उसके जीवन में फिलहाल और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। हमसे पूछा हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच टाइप शुड ही गेट, और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, दो आइदर और। तो बेसिकली कहानी है, हमने इसका ग्राफ बनाया, हमने इसको सॉल्व किया, तो उससे हमारा ये रीजन आया। इस रीजन के अनुसार अगर बात करें तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे पास, चारों कॉर्नर पॉइंट्स में अलग अलग z का वैल्यू आ रहा है।
अगर मैं पार्ट ए अटेम्प्ट करूं, पार्ट ए पूछा हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच टाइप शुड ही गेट टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट यहां आ रहा है, तो ईच टाइप का 5 बैग्स ईच होना चाहिए, 5 बैग्स ऑफ राइस एंड 5 बैग्स ऑफ व्हीट। लेकिन अगर मेरे से सिर्फ ये पूछे फाइंड द प्रॉफिट मैन कैन अर्न बाय सेलिंग ऑल द बैग्स, तो बेसिकली ऑल द बैग्स बेच के उसको कितना प्रॉफिट आएगा, 950 रुपीज प्रॉफिट आएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट वही अर्न कर सकता है। सो बेसिकली ये दोनों मतलब ऑब्वियसली ए अटेम्प्ट करो, झमेला खत्म करो, बट तुम बी भी लिख सकते हो, बी में स्टेटमेंट थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा एज इट इज, और कोई डिफरेंस नहीं है। सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। वैसे देखें तो पेपर हमारा ओवरऑल इजी था, 2 क्वेश्चन ऑब्वियसली घटिया था, एक असर्शन रीजनिंग उस पे तो फुल मार्क्स मिलना ही चाहिए, और एक क्वेश्चन नंबर 35 पे भी हिसाब से मिलना चाहिए, पर अब क्या करेगा ये लोग कुछ बोल नहीं सकते। आई एम होपिंग ये लोग रिलीज करे कि वो क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, रेट ऑफ रिटर्न का डिस्कशन है, आधे बच्चे तो वैसे ही ऑफ थ्रो हो गए, तो हिसाब से उस पर फुल मार्क्स देना चाहिए। बाकी ओवरऑल उसके अलावा पेपर बहुत ही बढ़िया था, ज्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए।